हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमी क्लास 11 से चैप्टर नंबर 10। देखिए यहाँ पर आज हम भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभवों को जानेंगे। यानी कि हम यहाँ पर मूल रूप से पाकिस्तान, चाइना और भारत का यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये तीनों देश जो आपके जो हैं ये लगभग एक ही क्रम में यहाँ पर आज़ाद हुए हैं। यानी कि आपके पता होगा कि भारत और पाकिस्तान तो दोनों एक ही दिन 14 और 15 को हैं। 14 तारीख को जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को हमारे यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 को भारत आज़ाद हुआ। वहीं चाइना जो था 1949 में वहाँ पर स्थापना हुई है आधुनिक चाइना की। ठीक है, तो ऐसे करके लगभग हम ये देखेंगे तीनों ही राष्ट्र जो है एक ही समय में यहाँ आज़ाद हुए हैं। ठीक है, और उन तीनों में क्या विकास दर रही है, क्या रहा है। ठीक है, तो उन सब का हम यहाँ पर भारत के साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए यहाँ पर आज आपके चैप्टर में एक जॉन एफ कैनेडी यानी अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका में। ठीक है, तो इनकी एक लाइन है यहाँ पर जो बहुत ही फेमस लाइन है और मैं कहूँगा आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चूंकि ये जो लाइन्स होती हैं आपकी महत्वपूर्ण जो लाइनें होती हैं वो आप कहीं मेंशन करते हैं किसी निबंध वगैरह में तो अतिरिक्त नंबर आपको मिल जाते हैं उसके। ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, एग्जामिनर जो चेक करता है कॉपी उस पर एक अच्छा इंप्रेशन भी जाता है। तो इन्होंने कहा है कि भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने हमें मित्र, अर्थशास्त्र ने हमें भागीदार और आवश्यकता ने हमें सहयोगी बना दिया है। ठीक है, यानी भूगोल ने हमें क्या बना दिया, पड़ोसी बना दिया। इतिहास ने हमें मित्र बना दिया। ठीक है, यानी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इतिहास में हमने अध्ययन किया कि किन लोगों के साथ हमारे सहयोगात्मक संबंध रहे हैं, किस लोगों के साथ हमारे विद्युस्पीड संबंध रहे हैं, तो उनके आधार पर हम मित्र और शत्रु बने। ठीक है, और अर्थशास्त्र ने क्या बना दिया, भागीदार यानी इन्वेस्टर के रूप में। ठीक है, यानी हमने अर्थशास्त्र की अवधारणा को जब आगे जाना तो उसमें हमने देखा क्या है भाई अवधारणा कि वहाँ पर हमें निवेश करना है। निवेश के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है, प्रतिफल मिलता है। ठीक है, और उसी प्रकार आवश्यकता है। तो आवश्यकता में क्या होता है, यानी आवश्यकता के लिए यानी आप देखते होंगे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम छोटे छोटे प्रयास करते हैं। तो आवश्यकताओं ने हमें क्या बना दिया, सहयोगी बना दिया। ठीक है, और इन्होंने फिर संज्ञा दिया कि जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है उन्हें इंसान कैसे लग कर पाए। यानी कि इन सब चीज़ों को जब हमें भगवान ने इन सब चीज़ों के लिए हमें सृजित किया है, भगवान ने हमें परस्पर एक दूसरे से मिलाया है, तो इन्हें इंसान तो अलग कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ये जॉन एफ कैनेडी का कथन है जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अब चूंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्र जो हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में मूल रूप से वैसे अगर देखा जाए तो चाइना और भारत का ही स्थान आता है। ठीक है, ये चाइना और भारत ही जो है जो एक दूसरे को यानी टक्कर देते हैं। बाद बाकी देश जो हैं काफ़ी छोटे हैं, वो इतनी टक्कर में नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा पाकिस्तान चूंकि हमारा शैतान पड़ोसी है, ठीक है, और वो अक्सर भारत से होड़ करता है, चाहे वो परमाणु शस्त्रों में हो या कैसे भी हो। ठीक है, इसलिए हमने उसकी काउंटिंग यहाँ पर भी कर ली है। देखते हैं भाई पाकिस्तान में कितना दम है और हम में कितना है। ठीक है, तो वही हमें आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप जहाँ पर जो विकास हुआ है वो हम इन तीनों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि विश्व के जो जितने भी राष्ट्र हैं इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने अनेक उपाय अपनाए। यानी हकीकत बात है, ये सभी राष्ट्र यही चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ें, हमारी अर्थव्यवस्थाएं सुदृढ़ हों, हमारे यहाँ के नागरिकों को जो है अधिकतम से अधिकतम सुविधाओं का लाभ मिले। ठीक है, तो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तमाम कदम उठाए। इसके लिए उन्होंने तमाम वैश्विक समूहों का निर्माण किया। जैसे वैश्विक समूहों में जहाँ आपके आ जाते हैं ठीक है, क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों को निर्माण किया। जैसे आपके सार्क हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, ब्रिक्स हुआ, आसियान हुआ, G8, G20, ब्रिक्स, ये कुछ समूह इन्होंने बनाए। ठीक है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि अपनी व्यापारिक गतिविधियां जो है, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको विस्तार करना है। ठीक है, ताकि हमारी जो आर्थिक गतिविधियों में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उनका निराकरण तत्काल और किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर इनका उद्देश्य यही था। तो पहला पॉइंट आप और पहले का सब पॉइंट आप ये नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर अब अगली बात यहाँ पर निकल के आती है कि भाई ये सब समूह स्थापित हो गए। अब समूह स्थापित होने के बाद आप ये जानते हैं कि हम सब लोग, आपने देखा होगा कि हम सब लोग कहीं ना कहीं कंपटीशन की एक दुनिया में रहते हैं, इन प्रतिस्पर्धा की दुनिया में रहते हैं। ठीक है, यानी अगर प्रतिस्पर्धा ही नहीं होगी तो यकीन मानिए हम जीवन नहीं जी पाएंगे। प्रतिस्पर्धा की शुरुआत तो आपको आगे बढ़ाती है। ठीक है, यानी आप जब घर से बाहर निकलते हैं तभी प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाती है। आप घर से पहला कदम आपका अपना सीधा पैर जैसे ही आगे बढ़ाते हैं वैसे ही आपका जो बायां पैर है वो कहता है नहीं मैं भी आपसे आगे जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे करके बायां पैर फिर आगे बढ़ता है, यानी ऐसे करके प्रतिस्पर्धा में आपके दोनों पैर आपको आगे ले जाते हैं। ठीक है, इन प्रतिस्पर्धा ही नहीं होगी तो यकीन मानिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा का होना जीवन में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो क्या हुआ है, मनुष्य एक रूढ़वादक इंसान रह जाएगा केवल और केवल, यानी परंपराओं को मानने वाला, वो
कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, अपने भविष्य को सोच ही नहीं पाएगा। प्रतिस्पर्धा होती है तभी हम चल रहे हैं, यानी हमारे पैरों में अगर पैर कहता है, एक पैर कहता है नहीं तू आगे कैसे निकल गया, मैं आगे जाऊँगा, तो ऐसे करके हम चलते हैं। ये वाकई में अगर जीवन की फिलॉसफी को अगर आप समझें तो आप जान पाएंगे प्रतिस्पर्धा हमारे लिए कितनी आवश्यक है। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में हम अपनी जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनकी विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, उसने कौन कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक सिद्धांतों का पालन किया है जिसके जरिए अपनी जनता को बेहतर से बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर से बेहतर जो है जन सुविधाएं हैं वो प्रदान की हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ों का हम यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, और उनके जरिए हमें अपने देश में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, और या पर हमारे पड़ोसी देशों के पास क्या क्या शक्तियां हैं, तो उनका हम अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, यानी हमें ये तो पता होना चाहिए कि आर्थिक रूप से हम कितने मजबूत हैं, सामने वाला हमारा कितना मजबूत है। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए। मान लीजिए हम कभी युद्ध छिड़ जाए, जैसे पाकिस्तान भारत, चाइना भारत, इनका अक्सर युद्ध होता रहा है। चाइना भारत का तो आपको पता होगा 62, ठीक है, और वैसे ही आपको चाइना का भी पता, सॉरी पाकिस्तान को बोल रहा हूँ, चाइना का तो पता ही है, चाइना का पता है, और पाकिस्तान का भी पता है। पाकिस्तान से भी हमारे जो संबंध अच्छे नहीं है, तो इनका हमारा आर्थिक रूप से भी हमें इन्हें जानना आवश्यक है, ताकि हम ये जान पाएँ कभी इन फ्यूचर युद्ध जैसे हालात हों तो इनकी अर्थव्यवस्थाएं इन्हें जो है कितने दिन तक इन्हें संपोषण कर पाएंगी, कितने दिनों तक इन्हें बचा के रख पाएंगी, तो वो भी हमारे लिए जानना एक बहुत ही आवश्यक पहलू है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही बात कही गई है, हमने यहाँ पर भारत के 2 पड़ोसी देशों, ठीक है, इनकी तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर लेखक ने एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी है। ठीक है, यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि भाई तुलना तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम संस्कृति, हमारे कल्चर, ठीक है, हमारी सभ्यता की बात करें तो भारतीय सभ्यता की इनसे कोई तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, ये राइटर ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है किताब में। सकारात्मक पहलू मानता हूँ किताब का कि राइटर ने बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, यानी अगर आर्थिक दृष्टि से तुलना कर सकते हैं वर्तमान में, लेकिन अगर हम संवैधानिक दृष्टि से करें या फिर अपने हमारी सभ्यता यानी संस्कृति, कल्चर का अगर तुलना करें तो वाकई में इनसे हमारी तुलना नहीं हो सकती। हम इनसे बहुत ऊपर हैं। ठीक है, और इनसे तुलना करना भी हमारे लिए एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे सभ्यता, संस्कृति, हमारे कल्चर में ये 1% नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जो कुछ इनके पास आज मौजूद है वो हमारी ही देन है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे राइटर ने सकारात्मक पहलू रखा है अपना, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास पथ पर एक चित्रांकन देखते हैं भाई, तीनों राष्ट्र कैसे कैसे अलग हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीनों राष्ट्र जो थे एक ही पथ पर इन्होंने चलना शुरू किया है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए हैं। वहीं चीन जो गणराज्य की स्थापना हुई है ये 1949 में हुई है, 1949 में हुई है। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना, आपको पता होगी, भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951-56 में, पाकिस्तान ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1956 में, वहाँ पर जिसे मध्यकालिक विकास योजना भी कहा जाता था। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना नहीं कहकर उन्होंने उसे मध्यकालिक विकास योजना का नाम दिया। ठीक है, और वहीं चाइना ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा, ठीक है, 1953 में की थी। यानी अगर देखें हैं भाई, जो पंचवर्षीय योजना वाला जो ढांचा था तो वो भी लगभग हम सभी तीनों देशों ने एक ही साथ अपनाया था। ठीक है, तो आपने सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अगर बात कर लें 2013 की, तो 2013 में यहाँ पर पाकिस्तान में 11वीं पंचवर्षीय विकास योजना, ठीक है, जबकि चीन में 13वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यानी 2016 से 20 ब्रैकेट में। ठीक है, और भारत ने यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट में, भारत ने 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17, ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना इनकी अंतिम थी, यानी अंतिम से मतलब भारत की ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं। ठीक है, तो यानी लिख लेना, ठीक है, ये यानी कि ये पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आई, यहाँ पर यानी अभी हमारे समकाल में अगर देखें, समकाल में हम देखेंगे तो हमारे यहाँ कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना आई, जबकि चाइना में आपने देखा चाइना में 13वीं आ गई और पाकिस्तान में 11वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमने अपना जो पंचवर्षीय योजना वाला सिद्धांत है वो चेंज कर दिया। ठीक है, यानी अब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर यहाँ पे वर्क करेंगे। अब हम यहाँ पर 5 साल वाली प्लानिंग पर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का स्वरूप जो था वर्तमान मोदी सरकार ने चेंज कर दिया। ठीक है, इनका मानना यह था कि 5 वर्ष में बहुत सारे लक्ष्य जो होते हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, केवल कागजों की खाना पूर्ति होती है, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक दीर्घकालीन परियोजना में इसे परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजनाएं अब नहीं आएंगी भारत में। ठीक है, तो आपने ये यहाँ पर लिख लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मार्च 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित विकास नीति अपनाई जाती थी। साफ साफ क्लियर है यहाँ पर, तो ये 3rd सब पॉइंट में यहाँ पर लिख लेना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर इन तीनों देशों की देखें, स्थिति देखें, तो 1980 के दशक तक तीनों देशों की समृद्धि दर थी और प्रति व्यक्ति आय थी ये समान थी। यानी कि यहाँ पर इन तीनों देशों की प्रति व्यक्ति आय में ना ही समृद्धि दर में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं था, लगभग समान थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए चाइना की बात कर लेते हैं, इंडिविजुअली एक एक देश की बात करेंगे, पहले चाइना की बात करते हैं। चीन, ठीक है, यहाँ पर चीन की बात करेंगे, चीन हेडिंग डाली होगी। देखिए चीन में एक दलीय शासन के अंतर्गत यहाँ पर, ठीक है, गणराज्य की स्थापना हुई, और एक दलीय शासन ने जब गणराज्य की स्थापना की तो इसने सभी अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उनको सरकारी नियंत्रण में ये ले आया। यानी कि एक दलीय शासन की व्यवस्था हुई, एक दलीय गणराज्य की स्थापना हुई, उसके बाद चीन में जो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन सभी को किसके नियंत्रण में ले आया? सरकारी नियंत्रण में ले आया। जिस प्रकार से रसिया में सरकारी नियंत्रण में सारी चीज़ें थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सारी चीज़ें जो थी वो सरकार के नियंत्रण में आ गई, ठीक है, या उद्यम हो, भूमि हो, ठीक है, वो सभी सरकार के नियंत्रण में ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने शुरुआत में ले ली, ठीक है। जबकि भारत में तो कुछ इस तरह का नहीं किया था, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट नोट कर लेना कि एक दलीय शासन के अंतर्गत यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ पर गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सरकारी नियंत्रण में लाया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ 1998 गलत लिख गया है, 1978 होगा यहाँ पे, 1978 में यहाँ पर नई जो आर्थिक यानी कि योजना का एक खाका खींचा गया, ठीक है, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ एलपीजी अप्रोच आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसी के नाम से यहाँ पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से इन्होंने अभियान चलाया, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर देश का औद्योगिकरण करना था, ठीक है। इन्होंने ये यहाँ पर इन्होंने ये महसूस किया कि हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और एक विशाल जनसंख्या वाले देश हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने यहाँ की जो आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक ढांचा उसमें परिवर्तन करना होगा, ठीक है। तो इस उद्देश्य से 1978 में यहाँ पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस अभियान में यहाँ पर, ठीक है, कम्यून पद्धति को अपनाया गया। कम्यून या कम्युनिटी बात है कि ये समूह, ठीक है, समूह का मतलब होता है कि सामूहिक खेती, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून पद्धति स्टार्ट की खेती के लिए, ठीक है। यानी जिन इलाकों में क्या था कि लोग जैसे एक मान लीजिए एक गांव है, गांव के लोगों को एक मिलाकर कम्यून बना दिया, ठीक है, और उन्हें जमीन आवंटित कर दी कि भाई आपको इस ज़मीन पर इस जो खेती करनी है, ऐसे खेती करनी है, ठीक है, और बाद बाकी जो लाभ होगा उसको वो लाभ आपको फिर बाद में प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की इन्होंने यहाँ पर योजनाएं तैयार की, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना सेकंड का सब पॉइंट कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे, ठीक है। और 1958 में 26,000 कम्यून थे यहाँ पर, जिनमें प्राय समर्थ कृषक शामिल थे, ठीक है। यहाँ पर 1958 की बात कही गई है, 1978 की नहीं कही गई है, 1978 के पहले की बात है ये। इसे थर्ड पॉइंट में रखना, आप सेकंड का सब पॉइंट बताना, थर्ड पॉइंट में रखता, ठीक है। यानी 1978 की पद्धति लागू होने से पहले कम्यून पद्धति थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है चाइना में भी जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थाएं रही हैं, जैसे अव्यवस्थाओं की वजह से हमारे यहाँ भयंकर सूखे, अकाल वगैरह पड़े हैं, तो वैसे यहाँ पर भी पड़े हैं, यहाँ पर भी संघर्ष हुए, यहाँ पर भी लोगों की मृत्यु वगैरह हुई है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे चाइना के बीच इनके संघर्ष हुआ, इससे इनके चाइना और रसिया का संघर्ष हुआ, तब इनके रूस से संबंध खराब हो गए, तो ऐसी तमाम सारी गतिविधियाँ यहाँ पे घटित हुई हैं, ठीक है। देखिए 1978 का यहाँ पर इन्होंने आर्थिक सुधार, कोई नया आर्थिक सुधार नहीं था, इसके करने के पीछे काफ़ी सारे दबाव थे। एक 1965 में यहाँ पर एक नेता हुए थे इनके, ठीक है, माओ, ठीक है। तो माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। सर्वहारा क्रांति का मतलब क्या है? सर्वहारा क्या होता है? सर्वहारा वर्ग हम देखते हैं। सर्वहारा वर्ग समाज का सबसे निचले तबके का वर्ग होता है जो कठोर परिश्रम करता है, कठोर परिश्रम के उपरांत अपनी आय को सृजित करता है, वो सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आता है। यानी भारत में अगर देख लें तो सर्वहारा वर्ग कौन सा है? किसान होगा, ठीक है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्हें सर्वहारा बोला जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, यानी इन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा कि भाई गरीब तबके के जो लोग हैं उनका उद्धार कैसे किया जाए, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे करके सर्वहारा क्रांति को आरंभ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये सर्वहारा क्रांति जो आई, यानी कि हमारे समाज के निचले तबके को लाभ कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि भारत में भी इसी तरह की शुरुआत में योजनाएं थी कि भाई निचले तबके को कैसे सुदृढ़ समृद्ध बनाया जाए, इस तरह के तमाम उन्हें भूमि सुधार वगैरह चलाए, ठीक है, योजनाएं चलाई। तो उसी प्रकार इनका भी यही ध्येय था कि हमारे देश में जो अधिकांश गरीब जनता है उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हम गरीब जनता को नहीं देखेंगे, गरीब जनता को आगे लेके नहीं जाएंगे, तो यकीन मानिए हमारा देश कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ता चला जाएगा, ठीक है। और जब वही गरीब जनता जो सशक्त बनेगी तो वही देश हमारा जो सुदृढ़ होता चला जाएगा। तो यही चीज़ों की वजह से यहाँ पर इनके नेता थे माओ, तो इन्होंने महान सर्वहारा क्रांति का आरंभ किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, ये पॉइंट वैसे लास्ट का पॉइंट है, इन्होंने पहले बता दिया, लेकिन आप अपने माइंड में रखना ये चीज़, ठीक है।
आप ये मत कहना कि सर ने ये पहली बार में गलत लिखवा दी, गलत नहीं लिखवाया है, ये पॉइंट इन्होंने शुरुआत में गलत रख दिया ना, लास्ट में रखना था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रखना था इन्होंने, इस लाइन में रखते तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। तो इन्होंने 1978 में यहाँ पर यही सुधार किए जो आपने ऊपर लिख चुके हैं। इन्होंने प्रारंभिक चरण में क्या किया, प्रारंभिक चरण में इन्होंने क्या किया, प्रारंभिक चरण में इन्होंने यहाँ पर जैसे हमने सुधार किए कृषि में किए, ठीक है, तो उसी प्रकार इन्होंने कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सुधार किए, ठीक है। कम्यून जो थे छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिए गए, ठीक है, और वहाँ पर होने वाली समस्त आय को वहाँ पर जो किसान थे, ठीक है, ये अपने पास रख सकते थे। तो ऐसे करके इन्होंने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर इन्होंने इनके कुछ उद्यम वगैरह थे जिन पर इनका सरकार का स्वामित्व था, ठीक है, तो इन्होंने राज्य के उद्यम यानी कि SOE के नाम से ये जाने जाते थे। तो यहाँ पर इसमें सब पॉइंट लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। इन्हें यानी कि सरकार का स्वामित्व इन पर था, यानी कि यहाँ पर राज्य के उद्यम, ठीक है, यानी स्टेट ऑपरेटेड एंटरप्राइजेस का नाम दिया गया। वहीं भारत में इन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन बोलते हैं, PSU बोलते हैं, ठीक है। तो इनको शुरुआत में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा वहाँ, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है भारत में भी यही स्थिति थी, भारत में भी यही सामना करना पड़ा, तो शुरुआत में इन्हें भी करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर नोट कर लिया होगा 5वें का सब पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, शुरुआत में यहाँ पर जो इन्होंने अपने यहाँ कीमतों की निर्धारण पद्धति रखी थी, तो इन्होंने 2 तरह से रखी थी, ठीक है। यानी शुरुआत में कहा गया किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों और निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे, ठीक है, और बेचेंगे। यानी यहाँ पर वही बात कही गई है यहाँ पर कि भाई आपको कोई खरीदना है, यानी कुछ क्रय करना है या फिर कुछ विक्रय करना है, तो सरकार जो कीमत तय करेगी उसी के अकॉर्डिंग आप क्रय और विक्रय करेंगे, यानी अपनी कीमतों को आपको तय करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में ये व्यवस्था थी। तो यहाँ पर आप 6वां पॉइंट लिख लेना कि किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों और निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचेंगे, ठीक है। यहाँ पर खरीदेंगे और बेचेंगे, और जो शेष वस्तुएं बचेंगी उन्हें बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती थी। यानी शेष वस्तुएं जो बची हैं वो बाजार की कीमत क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, यानी बाजार में उस समय क्या कीमत चल रही है, किस अकॉर्डिंग वहाँ पे जो उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कीमतें चल रही हैं, तो उस अकॉर्डिंग फिर वो खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो इस तरह से वहाँ पर क्या हुआ कि इन वस्तुओं के और आगतों के, आगत या निर्गतों के उपरांत वहाँ पर जो लाभ हुआ, ठीक है, उससे वहाँ पर उनकी अर्थव्यवस्था में समृद्धि हुई, ठीक है। इसके लिए फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विदेशी निवेशकों को यहाँ पर रिझाने के लिए इन्होंने जो आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे हम बोल सकते हैं हम, ठीक है, तो इनकी स्थापना यहाँ पर इन्होंने की, ठीक है। तो 6वां पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर, और 6 का सब पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान, लगभग पाकिस्तान ने हमारे यहाँ को ही कॉपी किया है, ठीक है। नहीं, पाकिस्तान में कोई नया मॉडल नहीं है। पाकिस्तान चूंकि कह सकते हैं कि हम उसके पिता हैं, ठीक है, इसमें कहने में हमें कोई दोहराई भी नहीं है, ठीक है। यानी हम बाकी में पाकिस्तान में हमारा ही बेटा है, ठीक है, वो अलग बात है, शैतान बेटा है हमारा, अक्सर गलत हरकतें करता रहता है, और जब चाहेंगे तो पाकिस्तान जो भारत में मिल भी जाएगा, ये भी मैं बता दूंगा आपको, असंभव नहीं है। जब चाहेगा सरकार, भारत सरकार ने अगर इच्छा शक्ति बना ली कि पाकिस्तान को फिर से शामिल करना है भारत में, तो फिर से शामिल भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे विभाजन हुआ तो शामिल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में हमेशा रखना कि पाकिस्तान पर कुछ भी नया नहीं है, और पाकिस्तान से हम तुलना कर रहे हैं ये बेकार में व्यर्थ ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ करनी पड़ रही है हमें, कुछ हमारी मजबूरियां हैं, वरना करना यहाँ उचित आप समझ ही सकते हैं, करने की कोई औचित्य नहीं है। पाकिस्तान की जनसंख्या, पाकिस्तान का क्षेत्रफल हमारे एक छोटे से राज्य यूपी इतना ही है, ठीक है, लगभग, ठीक है, और भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, यहाँ विभिन्न राज्य हैं, तो ऐसे में तुलना होना तो एक बहुत ही यानी कि तुच्छ बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की बात करें, हेड डाल ली होगी, तो पाकिस्तान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के सहअस्तित्व वाली इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अनुसरण किया। यानी हमने इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ना तो पूंजीवादी ना ही समाजवादी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया, ठीक इसी प्रकार से इन्होंने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया। और वही इन्होंने किया कि भाई इन्होंने उद्योगों पर आयात प्रतिस्थापन प्रणाली लगा दी। आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये था कि अपने निजी जो उद्योग थे, यानी कि अपने पाकिस्तान में पनपने वाले उद्योग थे, उनका संरक्षण करने के लिए बाहर से आने वाले माल पर अच्छा खासा प्रशुल्क, ठीक है, उन पर प्रशुल्क के अलावा वहाँ पर कोटा वगैरह निर्धारित कर दिया, जिससे कि हमारे इनके स्थानीय जो उद्योग थे उनकी रक्षा हो सके,
ठीक है। यानी कि वही बात कही गई, उक्त नीति में उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण, प्रशुल्क संरक्षण, प्रतिस्पर्धा, यानी कि वही सब चीज़ें हुई जो आपके भारत में हुई हैं, कोई नया नहीं हुआ है। आपने एक लाइन में जान लिया मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित में इन्होंने वही सब चीज़ें फॉलो की जो भारत में हुई, ठीक है। कुछ भी नहीं हुई। हरित क्रांति हमारे यहाँ आई, उसके बाद हरित क्रांति यहाँ पर भी स्टार्ट हुई, ठीक है। यानी कुछ भी नया नहीं हुआ। और हरित क्रांति में आप जानते हैं यंत्रों का इस्तेमाल भी हुआ, यानी तमाम कृषि से जुड़े उपकरणों का इस्तेमाल हुआ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भी चली, ठीक है। अब यहाँ पर राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो बाद में हुआ है, हमारे यहाँ थोड़ा पहला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख लेंगे यहाँ पर 1970 के दशक में यहाँ पर, ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का यहाँ पर जो है राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी पूंजीगत उद्योग जितने थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद पाकिस्तान ने 1970 और 1980 के दशकों के अंत में अपनी नीति बदल दी और अब अराष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा है, यानी प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इसका सब पॉइंट लिख लेना। अब देखिए इन्होंने अपनी जो आर्थिक नीति की पहली बार जो घोषणा की, नई आर्थिक नीति की, वो 1988 के सुधार में किया, ठीक है। 1988 में देश में सुधार शुरू किए गए। ये थर्ड पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। देखिए आप ये वाला जो लाइन है ये चाहे हटा देना, मत लिखना, क्योंकि थर्ड पॉइंट यहाँ नीचे हो गया है तो आप मत लिखना, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं भारत की स्थिति। आप जानते हो तो भारत वाला पोर्शन आप पिछले 9 अध्यायों से भारत के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ भारत का बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। अब जननांकीय संकेत देखते हैं कि भाई विश्व में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें इन तीनों देशों का क्या योगदान है, ठीक है। अगर हम बात कर लें विश्व में, ठीक है, तो इस विश्व में मौजूद, यानी इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 में से, ठीक है, 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय होता है और दूसरा व्यक्ति चीनी होता है। देख लीजिए, गर्व करने वाली बात है। यानी संसार में कहीं भी चले जाइए, हर 6वें व्यक्ति में से एक भारतीय होता है और दूसरा चीनी होता है, क्योंकि इतनी जनसंख्या ही है कि भारतीय लोग हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और ये चीन और भारत की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है। यानी पाकिस्तान की जनसंख्या में तुलना की जाए भारत से और चाइना से, अभी वर्तमान में लगभग देखें हम यहाँ पर तो इसकी जनसंख्या हमारी तुलना में बहुत कम है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर चाइना की, तो चाइना यहाँ पर हम तीनों में सबसे बड़ा है, ठीक है। यानी इन तीनों में चाइना सबसे बड़ा राष्ट्र है और यहाँ की जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है, ठीक है। और भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि इस पर जो जनसंख्या का घनत्व क्षेत्र है, वो घनत्व है वो भी कम है, ठीक है। यानी कि जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे कम है यहाँ पर, और भौगोलिक रूप से इसका जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी सारा बड़ा है। यहाँ पर आप देखते होंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना की आपको पता ही होगा एक विस्तार नीति हमेशा रही है। वो अपने आसपास के देशों को कभी सुखी नहीं देख सकता, वो उसे हमेशा उसे अपना विस्तार करने में लगा रहता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे ये। अगर बात कर लें हम जनसंख्या वृद्धि दर की, तो हमारे भारत, चाइना और पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आगे है, ठीक है। समझ लीजिए पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है और इसके बाद भारत में है और चीन का स्थान आता है। इन वृद्धि दर के मामले में जिस हिसाब से भी जनसंख्या की दर बढ़ रही है उस हिसाब से बात हो रही है यहाँ पर। नहीं, अगर वृद्धि दर देखें तो वृद्धि दर बहुत फास्ट है यहाँ पर, बहुत तीव्र है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। चाइना के बारे में आप जानते होंगे, चाइना के बारे में, चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी 1970 के दशक के अंत में लाई गई थी, ठीक है। उद्देश्य यही था कि भाई चाइना में क्या करना था कि भाई इतनी विशाल जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या के लिए रिसोर्सेज सीमित हैं, तो सीमित रिसोर्सेज के लिए उन्हें ज़रूरी थी कि भाई 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आएँ ताकि आने वाली पीढ़ियों को जो संसाधन है उनका उपभोग करने के लिए अवसर मिल सकें, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये भाई इन्हें ये महसूस होने लगा चाइना वालों को कि हम 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर तो आए हैं, लेकिन बाद में, ठीक है, बाद के कुछ दशकों में इन्हें ये प्रभाव, जब इनके यहाँ आर्थिक विशेषज्ञ वगैरह उन्होंने मूल्यांकन किया तो उन्होंने ये पाया कि चाइना की जनसंख्या जो थी उसमें वृद्ध जनसंख्या का, यानी कि जो हम बोल सकते हैं अकार्यशील, कार्यशील नहीं अकार्यशील, यानी वृद्ध जनसंख्या आपको पता होगा अकार्यशील जनसंख्या है, उसकी मात्रा बढ़ने लगी। युवा जो क्रियाशील जनसंख्या की थी उसकी मात्रा घटने लगी। तो इस स्थिति से निपटने के लिए चाइना ने पुनः फिर यहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी, यानी कि फिर उन्होंने कह दिया भाई 1 चाइल्ड पॉलिसी को हम हटा रहे हैं, अब 2 बच्चे आप पैदा कर सकती हैं। रीज़न था कि भाई 2 बच्चों की अगर चाइल्ड पॉलिसी नहीं लेके आते ये तो क्या होता कि चाइना की लगभग 50 साल बाद, यानी वर्तमान में जनसंख्या लगभग वहाँ पर 50% से ज़्यादा जनसंख्या वृद्ध हो जाती और वहाँ पर लगभग जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी वो रुक जाती। रुकने का रीज़न ये था कि कार्यशील जनसंख्या का अभाव हो जाता। कार्यशील जनसंख्या कहाँ से आती, उनके जितने लोग थे वृद्ध हो जाते, तो इसलिए इन्हें फिर से 2 चाइल्ड पॉलिसी की अनुमति देनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें नोट करेंगे चौथे का सब पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना कि कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों की अपेक्षा अब अधिक होगा, इसलिए, ठीक है, चीन को प्रत्येक दंपति को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति देनी पड़ी। ये लिख लेना चौथे का सब पॉइंट, ठीक है।
अब देखिए चाइना की प्रजनन दर आपने देख ली कैसी है। चाइना की प्रजनन दर यानी कि हमारी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान के बाद इंडिया की आती है और उसके बाद चाइना की आती है। यानी चाइना की प्रजनन दर अगर तीनों में देखें तो सबसे कम है, ठीक है। अगर बात करें चाइना में नगरीकरण की, ठीक है, यहाँ पर 5वां पॉइंट आएगा, ठीक है, ये लिख लेना, 6वां पॉइंट लिख लेना। अगर नगरीकरण की बात करें तो चीन में नगरीकरण सबसे ज़्यादा है इन तीनों देशों में, और भारत में नगरीय क्षेत्रों में 33% लोग अभी निवास करते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, तो 6वां पॉइंट आपका नोट हो गया, ठीक है। देखिए आपके समकक्ष जो है वर्ल्ड बैंक के आंकड़े दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनुमानित जनसंख्या मिलियंस में, ठीक है। यहाँ पे उस समय आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बताया गया है 2013 के आंकड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। संख्या तो 2013 के नाम से रिपोर्ट है, 2015 की जनसंख्या दिखा रहे हैं। जनसंख्या समृद्धि दर यहाँ देख पा रहे होंगे, भारत की कितनी है यहाँ पर 1.2 है, चाइना की बहुत कम है, और पाकिस्तान की समृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जनसंख्या की। घनत्व तो 441 प्रति वर्ग किलोमीटर इंडिया का, चाइना का 146 है, ठीक है, और पाकिस्तान का 245 है। लिंगानुपात 929 है, इनका 941 है और 947 है, ठीक है। परिजनन दर यहाँ पर देखेंगे, परिजनन दर के मामले में भाई हम जो भारतीय हैं वो मध्यम है, चाइना वाले बहुत कम है, हमसे आधे पर है, और सबसे ज़्यादा कौन है आपके पाकिस्तान वाले हैं। नगरीकरण में यहाँ पर देख पा रहे हो 56% आपका कहाँ है नगरीकरण, चाइना में है, 33% हमारे यहाँ है, 39% पाकिस्तान में है। तो ये वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर विश्व विकास सूचक है ये, ठीक है। आप ये टेबल बना लेना, ठीक है, आप टेबल बना लेंगे तो आपको एक बार में आंकड़े समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आपको अंतर करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक बार टेबल आप बना लेना और पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद और क्षेत्रक, ठीक है। यानी कि चीन का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, भारत का कितना है, तो वो हम यहाँ पर तुलना करेंगे इन तीनों की, ठीक है। देखिए चीन की बात करें तो चीन वर्तमान में जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के मामले में 19.8 ट्रिलियन विश्व में दूसरे स्थान पर है, यानी कि इसका विश्व में दूसरा स्थान है चाइना का, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में। पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। वहीं भारत की बात करें तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद 8.07, ठीक है, ट्रिलियन, और पाकिस्तान का, ठीक है, जीडीपी जो है 0.89 ट्रिलियन डॉलर भारत के जीडीपी के लगभग 12% है। यानी भारत का जीडीपी जो है उसका 12% यानी बहुत ही कम हिस्सा 0.89% है, ठीक है। अगर भारत की बात करें यहाँ पर तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद यहाँ बता रहे हैं ये चीन की तुलना जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 40% है। कहने का मतलब क्या है, 40% का मतलब क्या है कि उनका जो सकल घरेलू उत्पाद है 19 ट्रिलियन बताया था उन्होंने, ठीक है, 19 ट्रिलियन का 40% जब आप निकालेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर, ठीक है, तो वो जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे यहाँ किसकी है, हमारी जीडीपी की है, ये बता रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर बात कही जाए, यहाँ पर कही गई है कि 1980 के दशक तक पाकिस्तान भारत से आगे था। अब देखिए आप लोगों के माइंड में एक बात आएगी, भाई पाकिस्तान आगे क्यों भाग रहा है, हम पीछे क्यों हैं। रीज़न एक ही है, ये देश छोटे छोटे देश हैं, यानी इन छोटे छोटे देशों में थोड़े से भी सुधार कर दोगे तो तत्काल आगे भागने लगते हैं। हम एक विशाल देश हैं, हमें पूरे देश को, विविधतापूर्ण देश को एकीकृत करना है, एक यानी एक धागे में पिरो के चलना है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ जो आर्थिक समृद्धि की दर होती है वो कम रह जाती है। छोटे छोटे देश होते हैं, आपने देखा हुआ नेपाल की हमसे ज़्यादा होती है, हैप्पीनेस में ज़्यादा होती है, बांग्लादेश आगे निकल जाता है, जो श्रीलंका आगे निकल जाता है, छोटे छोटे देश हमेशा आगे निकल जाते हैं। अब चूंकि हमारे भारत में आप देख रहे होंगे इतने सारे स्टेट हैं, उन स्टेट्स का सबका समग्र मूल्यांकन किया जाता है, तो उस स्थिति में हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो कभी अपने अंदर ये आप भावना मत लाना कि पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया, वो आगे नहीं निकले हैं। अगर उनकी तरह हम भी अपने एक एक राज्य की तुलना करवा दें तो हमारे राज्य आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अगर हम समग्र रूप में भारत का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ इस बात को लेकर काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है उसे बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो इसलिए है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2011 और 15 में, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है, अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट होगा, यहाँ पर कहा गया है कि 2011-15 के दशक में भारत और चीन की जो समृद्धि दर है यहाँ पर, ठीक है, इनमें मामूली गिरावट आई, जबकि पाकिस्तान की जो समृद्धि दर थी इसमें 4% की गिरावट आई, ठीक है। ये आप नोट कर लेना यहाँ पर, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर अब देखें चीन में, ठीक है, यहाँ पर चीन की अगर बात कर लें तो चीन में जो स्थलीय भूमि है जिस पर खेती योग्य भूमि कही जाती है, ठीक है, तो चीन में स्थलाकृति और जलवायु दशाओं के कारण यहाँ पर जो कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है वो बहुत कम है, यानी कुल जो वहाँ पर भूमि है उसका 10% खेती योग्य है, ठीक है, ठीक है।
यानी कि अगर भारत की तुलना करें भारत से, तो भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसका 40% केवल चाइना के पास है। ठीक है, तो लिख लेना इसमें, चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत में कृषि क्षेत्र की 40% है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि भाई चाइना में क्या था कि हमारे यहाँ की तरह ही वहाँ पर भी था। 1980 के दशक में यहाँ पर 80% जनसंख्या जो थी वो उनका जीविका का साधन मात्र क्या था, कृषि था। ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 1900 उस समय सरकार ने यहाँ पे कुछ कदम उठवाए, उस समय सरकार ने लोगों को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर अगला सब पॉइंट नोट कर लेना, थर्ड सब पॉइंट, उस समय सरकार ने लोगों को यहाँ पर कृषि कार्य त्यागने और हस्तशिल्प, वाणिज्य, परिवहन जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने 1978 में अपने यहाँ आर्थिक सुधार भी किए, आर्थिक सुधार की तहत नई नीति लेकर आए। इस वजह से वहाँ पर जो कृषि पर निर्भरता थी वो कम हुई। अब चूंकि आर्थिक नीति हम भी लेकर आए, एलपीजी अप्रोच हम भी लेकर आए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ जो नीतियाँ होती वो राजनीतिक यानी राजनीति से प्रेरित थी ज़्यादातर नीतियाँ। ठीक है, और उनमें सब में कहीं ना कहीं राजनीति छुपी हुई थी, और राजनीति छुपी होने की वजह से यहाँ पर आपने देखा कि भाई यहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार होती है। ठीक है, एक ही पार्टी के नेता बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ भाई बहुत वाली व्यवस्था है, हर किसी का अपना अपना एजेंडा है कि भाई हम ये करेंगे, हम फ्री में ये बांटेंगे, हम फ्री में वो बांटेंगे। ठीक है, सबकी अलग अलग नीतियाँ हैं। ठीक है, कोई कहता है हम और टैक्स लगाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग एक मत है ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी सरकार 5 साल से ज़्यादा टिकती नहीं है, और खिंचकर अगर 2 बार भी टिक जाए सरकार, 2 बार दूसरी बार टिकने में वो समझती है भाई अब तो हमारा एक छत्र अधिकार आ गया, तो अपनी मनमानी चलाती है। तो इसलिए भारतीय लोकतंत्र की जो स्थिति है वो सब कुछ राजनीतिक से प्रेरित है। इसलिए यहाँ पर आपको सुधार देखने को नहीं मिला। इतनी सारी नीति आने के बावजूद भी आपको सुधार देखने को नहीं मिला। जबकि यहाँ पर एक दलीय सरकार थी, तो उन्हें लगता ही था भाई करना ही करना है, हमें ही करना है, जो कुछ करेंगे तो। ठीक है, तो ये रीज़न यहाँ पर रहा। अगर हम बात करें, थर्ड सब पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया होगा, यहाँ पर चौथा सब पॉइंट है कि भाई 14-15 के दौरान यहाँ पर 28% श्रमिकों के साथ कृषि ने चीन में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में 9% का योगदान दिया। यानी कि चीन में 2014-15 में श्रमिकों की जो संख्या थी तो कितनी थी, 28% थी मात्र। ठीक है, अभी क्या भारत में 28% है? नहीं है, भारत में तो इसकी डबल है कृषि पर निर्भरता जनसंख्या की। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, अगर भारत और पाकिस्तान की जीडीपी के लिए कृषि का योगदान देखें तो आपको पता होगा कि भारत में कितना है योगदान। देखिए कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट भूल गया मैं, चौथा पॉइंट आएगा। देखिए भारत की स्थिति देखें तो भारत का में कृषि का योगदान कितना है, जीडीपी में 17% है। और भाई चाइना में यानी पाकिस्तान में कृषि का योगदान कितना है, जीडीपी में 25% है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट आप नोट कर लेना आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेकिन वही बात कही गई है, लेकिन हमारे यहाँ श्रमिकों का जो अनुपात है वो इन सबसे ज़्यादा है। हकीकत बात है कि इस क्षेत्र में हमारे श्रमिकों का अनुपात भारत में सबसे अधिक है, यानी कृषि क्षेत्र में हमारी श्रमिकों का अनुपात आप देखते आए हैं, सबसे ज़्यादा श्रमिक इसी में जो है डिपेंड है। और खास करके प्रच्छन्न बेरोजगारी आपकी सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में व्याप्त है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक औसत वृद्धि दर बताई गई है। चाइना में लगभग अपने भारत में 5.7% थी 1980-90 के दशक में, 11-15 में यहाँ 6.7% हमारे यहाँ रही है। चाइना में 10.3 थी, यहाँ पर 7.9 यानी लगभग 8। ठीक है, पाकिस्तान में 6.3 थी, यहाँ 4% रह गई है, आर्थिक वृद्धि कम हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर चुके हैं पहले वाले पॉइंट में, तो यहाँ रिपीट दोबारा नहीं करना है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर अगला पॉइंट, यहाँ पर 5वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लगभग 42% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य करती हैं। और ठीक है, यहाँ पर जबकि भारत में 43% उत्पादन और रोजगार में, ठीक है, जो है क्षेत्रवार दर जो है स्थित यही है भारत की। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में 42% लोग किस में, कृषि कार्य में संलग्न है। और चाइना, भारत में भी अगर देखा जाए तो भारत में भी 47% इसी कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, श्रमिकों की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, इन सब में हमारे यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सेदारी भी यही दर्शाती है। तीनों अर्थव्यवस्थाओं में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में श्रमिकों का अनुपात कम है। यानी हमारे यहाँ अगर क्षेत्रवार आपने जो आंकड़े देखे थे पिछले अध्यायों में, तो आपने पाया था कि हमारे यहाँ विनिर्माण उद्योग यानी द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर में हमारे यहाँ श्रमिक कम है, और कृषि क्षेत्र में श्रमिक सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, प्राथमिक सेक्टर में श्रमिक सबसे ज़्यादा संलग्न हैं। तो आप ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ तक लिखना प्रस्तुत है, आगे के पॉइंट मत लिखना। अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें, उत्पादन की दृष्टि से आप जानते हैं हमारे द्वितीय तृतीय सेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप सब ले बातें पढ़ चुके हैं, रिपीट मैं नहीं करूँगा दोबारा। अगर चाइना की बात कर लें, यहाँ पर वही लिखा हुआ है छठा पॉइंट कि चीन में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों में, ठीक है, यानी आपका चाइना का विनिर्माण सेक्टर है और सेवा क्षेत्रक है, इनमें जीडीपी 43% और 48% योगदान होता है। देखिए कितना योगदान है, यानी कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 43% योगदान है जीडीपी को है,
ठीक है। यानी कि इसका जो सेकेंडरी सेक्टर जो है उसका कितना योगदान है जीडीपी में, 43% का, ठीक है, जीडीपी में। और यहाँ पर थर्ड यहाँ पे जो सेक्टर है, थर्ड सेक्टर है, उसका योगदान कितना है, 48% का है, ठीक है, किसमें, जीडीपी में। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है भाई, ठीक है। इन चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सबसे बड़ा है, ठीक है, और हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जबकि भारत में वही बात लिखी हुई है, जबकि भारत और पाकिस्तान में केवल सेवा क्षेत्र द्वारा ही सबसे अधिक योगदान, यानी 50% से अधिक होता है। ये हकीकत बात है, यानी हमारे यहाँ स्थिति दयनीय है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में आप तभी देख पा रहे होंगे, आपके पास जो मौजूद हर उत्पाद आप देखते हैं वो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। इसलिए उन्होंने भाई विनिर्माण सेक्टर पर जोर दिया है, हमने विनिर्माण पर जोर नहीं दिया। हम इतने यानी मठाधीश टाइप इंसान हैं, हम सेवा क्षेत्र को जॉब पसंद करते हैं। यानी आप देख लीजिए, आप में से ही और हम में से सब व्यक्ति जो ही हैं कि सर हमें तो कोई ऑफिशियल जॉब मिल जाए, हम तो केवल ऑफिस में वर्क करेंगे, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं जाना चाहता है, कोई कृषि सेक्टर में सुधार नहीं करना चाहता है। सबकी बस एक ही ध्येय बन चुका है, सर एक अच्छी खासी ऑफिस की जॉब मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से हमारे यहाँ यही सोच की वजह से आज आप देखते होंगे कि कृषि केवल और केवल, आप कहते नहीं देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं पढ़े लिखे लोग, कृषि केवल अनपढ़ लोगों का पेशा रह गया है। तो ये वाकई में जो हीन भावना है, वही हीन भावना हमारे यहाँ कृषि को उभरने नहीं दे रही है, ठीक है। अगर कृषि में पढ़े लिखे लोग आएंगे, ठीक है, यानी कि वेल ट्रेंड वेल क्वालिफाइड लोग आएंगे, तो यकीन मानिए कृषि में सुधार भी होगा और कृषि गति भी पकड़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग इसे बिल्कुल परित्याग कर रहे हैं, कृषि को एकदम हीन भावना से देख रहे हैं। लेकिन कोरोना त्रासदी में सबको अपनी अपनी कहते नहीं कृषि की याद आ रही है कि भाई हमें कृषि पर ही डिपेंड रहना है, कृषि हमें खिलाएगी, सबको याद आ गई कृषि की कोरोना त्रासदी में। तो ये भी जरूरी थी, ठीक है। तो आप ये बात जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की बात आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में अनुपात कितना कम है, ठीक है। यानी कि ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि भारत में आपका सेकेंडरी सेक्टर है और पाकिस्तान का जो विनिर्माण सेक्टर, ठीक है, इनमें श्रम बल का अनुपात हमारे यहाँ बहुत कम है, यानी क्रम से 24% और 27% था, ठीक है। तो ये 7वां पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। अगर भारत में अगर देखें, यहाँ पर कहा गया है जीडीपी में उद्योगों का योगदान भारत में 30%, ठीक है, पाकिस्तान में 21%, ठीक है। यानी कि अपने यहाँ किस पर जोर दिया जाता है, सेवा क्षेत्र पर जोर दिया जाता है। जीडीपी में हमारा जो द्वितीयक सेक्टर उसका योगदान कितना है, 30% है। वहीं चाइना का योगदान कितना है, चाइना का योगदान बताया, सॉरी चाइना बोले, पाकिस्तान का योगदान 21% का है। यानी कि यहाँ पर सीधे हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है। यानी आप भारत हो या पाकिस्तान हो, दोनों ही लोग सेवा क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही जो सेवा क्षेत्र पर ज़्यादा उन्मुख हो रहे हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे दोहराई गई है। अगर बात कर लें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भारत और चीन की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में अपने श्रमिकों को तेजी से भेज रहा है, यानी पाकिस्तान और तेजी से भेज रहा है सेवा क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वही बात कही, 1980 के दशक में सेवा क्षेत्र के बारे में हमें आंकड़े बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि 1980 के दशक में, देखिए ये आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र में कितने लोग थे भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कितनी दर रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बताया गया 3.1%, 7.4%, ठीक है। जो औद्योगिक समृद्धि दर सेवा क्षेत्र की, वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ कृषि समृद्धि दर बहुत कम रह गई है, उद्योगों की थोड़ी बढ़ गई है और इसकी बढ़ गई है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पे पाकिस्तान का आंकड़ा दिखाया गया है कि पाकिस्तान की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान, भारत और चाइना की बात कही गई है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नोट करेंगे अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट आपका आएगा कि 1980 के दशक में भारत, चीन और पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में कितने लोग थे, भारत में कितने लोग थे, 17% थे 1980 के दशक में, ठीक है। पाकिस्तान में 12% थे और चाइना में, यानी भारत, यहाँ पर भारत, चीन यानी चीन में कितने लोग थे, चीन में थे यहाँ पे 12% और पाकिस्तान में 27% श्रम बल कार्यरत था। और वहीं 2014 में स्थिति परिवर्तित हुई। 2014 में हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र में कितना हुआ, 34% हो गया, ठीक है। और 56% चाइना में हो गया। और देखिए गलत दिखाया गया, 34% चाइना में होगा, 54% करीब हमारे यहाँ है, ठीक है, योगदान। यहाँ पर किस में दिखा रहे हैं, श्रम बल दिखा रहे हैं, सही है, आंकड़ा सही है। इंडिया में 34% श्रम बल सेवा क्षेत्र में है, सबसे कम है, ठीक है। 56% यहाँ पर दिखाया गया किसमें, चाइना में है श्रम बल, किसमें, सेवा क्षेत्र में। 54% पाकिस्तान में श्रम बल है, किसमें है, सेवा क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वही बात कही गई है कि 1980-2015 के दौरान सेवा क्षेत्र में समृद्धि दर बढ़ी है, जबकि भारत और पाकिस्तान की इस क्षेत्र में समृद्धि दर रुक गई है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ समृद्धि दर जो थी, ठीक है, सेवा क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं स्थिर हो गई, ठीक है। जबकि चाइना की समृद्धि दर जो थी वो बढ़ी है, ठीक है। यानी चाइना की समृद्धि दर जो थी वो बढ़ी है, लेकिन हमारे यहाँ क्या थी, स्थिर हो गई है। ये चीज़ें यहाँ पर दोहराई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चुनिंदा संकेतक वगैरह बताए गए हैं, भारत की स्थिति क्या है मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। देख पा रहे होंगे हमारा 0.640 है,
चाइना 7.752, 0.562, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वां स्थान। देखिए पुराने आंकड़े हैं, ये नवीन आंकड़े नहीं है, ध्यान रखना, अभी के आंकड़े नहीं है ये, ठीक है, पुराने आंकड़े हैं, क्योंकि ये HDI वगैरह वाले आंकड़े जो होते हैं हर साल आते रहते हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले आंकड़े भी आते रहते हैं। तो अभी हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 68 साल, नहीं 69 साल है लगभग, यहाँ पर लगभग 76 साल है, और चाइना पाकिस्तान में लगभग 67 साल है, ठीक है। यानी चाइना वालों की हमसे लाइफ ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। और विद्यालय में औसत वर्ष यानी आयु वर्ग के कितने परसेंट से ऊपर, 15 ऊपर कितने हैं, 6.4% है, चाइना में ज़्यादा है, फिर पाकिस्तान में और भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अमेरिकी डॉलर में, ठीक है, 6,427, 15,303 हो रहा है, यहाँ पे 5,035 हो रहा है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर हमने देखा था हमारे यहाँ 34 यानी 1,000 बच्चों में 34 बच्चे जो है मर रहे हैं, ठीक है। और वहीं चाइना में बहुत कम, 8.5, ये देखिए ये आंकड़ा लिख लेना, ये वाला आंकड़ा, ठीक है। और पाकिस्तान में हमसे डबल खत्म हो रहे हैं, लगभग 64.2 बच्चे खत्म हो रहे हैं। मातृत्व दर कितनी है, 1 लाख जन्मों के अनुसार मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, 1 लाख जन्मों में हमारे यहाँ माताओं की मरने की दर 174 है, चाइना में बहुत कम है, 27 है, और पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा 178 है, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, जैसे ये है शिशु मृत्यु दर और मातृत्व दर, ये लिख लेना, ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लेना। इसके अलावा जो जन्म की जीवन प्रत्याशा है ये भी नोट कर लेना, ठीक है। ये 2-3 जो आंकड़े हैं ये नोट कर लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अब बात करते हैं मानव विकास के संकेतक। वर्तमान में मानव विकास को हम कैसे मापेंगे, इसके संकेतक क्या होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के संकेतक क्या क्या होंगे, कैसे मापेंगे। तो आप सभी एक बात है मोटे मोटे अनुमान के रूप में जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, जीवन प्रत्याशा हो, तो इन सब के आधार पर हम किसी व्यक्ति का मानव विकास कितना हुआ है, ठीक है, रोजगार भी उसमें ऐड कर लेते हैं, इसके आधार पर उनकी हम मानव विकास को माप सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम कॉमनली यूज की जाती हैं और वही चीज़ें यहाँ पर यूज की जाती हैं। यानी हम ये तो देखें भाई हमारे यहाँ मानव विकसित कितना हुआ, विकास कितना किया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, आय संकेतक, प्रति व्यक्ति GDP अर्थात प्रति व्यक्ति GDP निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात, स्वास्थ्य संकेतक जैसे कि मृत्यु दर, स्वच्छता, साक्षरता तक पहुँच, जीवन प्रत्याशा, कुपोषण, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ मापने के संकेतक हैं, ठीक है। इनके जरिए आपके यहाँ मानव विकास मापा जाता है, हमारे यहाँ नहीं, सभी इन तीनों देशों में ही, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेना कि मानव विकास सूचकों में आय संकेतक, ठीक है, अर्थात प्रति व्यक्ति GDP अथवा निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या का अनुपात, अथवा स्वास्थ्य संकेतकों जैसे मृत्यु दर, स्वच्छता, साक्षरता तक पहुँच, जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण शामिल हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेना। अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान की, यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का अनुपात कम करने में भारत से आगे है। हाँ, हकीकत बात है, वो निर्धनता रेखा से कम करने में अनुपात उसका इसलिए आगे होगा क्योंकि उसका पाकिस्तान का क्षेत्रफल भारत के एक स्टेट के बराबर है। अब भारत में इतने सारे स्टेट हैं, ठीक है, तो भारत को सभी स्टेटों को देखना है, 28 स्टेटों को देखना है, केंद्रशासित प्रदेशों को भी देखना है, ठीक है, इसलिए भारत में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इस बात में आप ये ना देखें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा देश बहुत पिछड़ नहीं रहा है, हमारा देश एक विशाल देश है, ठीक है। हम तुलना करेंगे तो चाइना से हम करना हमें सही होगा, पाकिस्तान से तो हमारा कोई वही नहीं है, यानी कि कोई हमारा तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान एक बिल्कुल बहुत ही छोटा देश है और भारत एक विशाल संपन्न देश है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान तमाम नेता वगैरह होते हैं, वो एक चुनावी प्रोपोगेंडा चलाते हैं गलत अर्थों में, और जनता भ्रमित हो जाती है, जनता समझ ही नहीं पाती है क्या है एक्चुअल में, और एक्चुअल में यही सब आंकड़े होते हैं। वो कहते हैं अरे देखो भारत इतना पिछड़ गया, पाकिस्तान से पिछड़ गया, नेपाल से बहुत पिछड़ गया। अब पाकिस्तान और नेपाल की क्या वैल्यू भारत के आगे, तो ऐसे करके जनता का ब्रेन वॉश किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान तमाम सोशल मीडिया पे अफवाहें चलती है, अरे ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में देखो हम तो बांग्लादेश से पीछे पहुंच गए, हम ये पहुंच गए पीछे, ठीक है। उसमें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बांग्लादेश को अपने भारत के किसी राज्य से तुलनात्मक उसमें अध्ययन करें तो बांग्लादेश हमारे भारत के राज्यों की तुलना बहुत पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, अपना ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें अपना दिमाग स्थिर करके समझना है चीज़ों को, ठीक है। और लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग इसी में बह जाते हैं, अरे हमारे यहाँ हम तो बहुत पीछे हो गए, हमारे यहाँ फलानी सरकार ने हमें तो बहुत पीछे कर दिया, वो तो पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया, ऐसे करके बातें होती हैं, ठीक है। और ये बातें उन्हीं लोगों में होती हैं जिन लोगों में जो है समझ का अभाव है, समझ नहीं पाते हैं लोग, ठीक है। अगर समझ आप विकसित करेंगे तो आप समझ जाएंगे, हाँ वाकई में ये बात जो मैं आंकड़े बताए जा रहे हैं, अगर इन्हें डीपली एनालिसिस करें तो वाकई बहुत गलत है आंकड़े, ठीक है। इनसे हमारा तुलना हो ही नहीं सकती है इन आंकड़ों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वही बात कही गई है कि चीन में प्रति व्यक्ति, ये लिख लिया आपने पॉइंट, ठीक है, ये सब चीज़ लिख लिया यहाँ पर, ये पॉइंट आपने ऊपर ये यहाँ पर आपने अभी लिख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा नहीं दोबारा। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान में अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता संकेतक जो है इन्हें भी ऐड किया जाए,
ठीक है। यहाँ पर वर्तमान अर्थशास्त्र से ये कहते हैं कि मानव विकास के संकेतकों में स्वतंत्रता संकेतक जैसे सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी, ठीक है, तो इसके अलावा, ठीक है, इसको भी इसमें जोड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पे कही गई है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ लिख लेना, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा के संकेतक को इसके रूप में जोड़ दिया गया है, परंतु इसे किसी अतिरिक्त मानवीय विकास सूचक की रचना में महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें जोड़ तो दिया है हमने सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतंत्र की भागीदारी, लेकिन हमने अतिरिक्त मानवीय विकास सूचक की रचना में इसको महत्व नहीं दिया है। यानी कि हमने जोड़ तो दिया है कहने को, लेकिन इसका हम कोई मूल्यांकन नहीं करते हैं। जब मानव विकास सूचकांक बनाते हैं उस समय मूल्यांकन यहाँ पर हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं, जैसे नागरिक अधिकारों की बात होनी चाहिए, संवैधानिक अधिकारों की बात होनी चाहिए, न्यायपालिका की बात होनी चाहिए, ठीक है। इन सबको भी ऐड करना चाहिए। यानी इन सब के बिना मानव विकास सूचकांक का निर्माण अधूरा है। हकीकत बात यह है। यानी मानव विकास की जो आप प्रवृत्ति है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान जीवन के परिप्रेक्ष्य में, लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो आपको लोकतंत्र की जो अवधारणाएं हैं, चाहे संसद हो, चाहे संविधान हो, चाहे न्यायपालिका हो, इनका योगदान क्या है मानवीय जीवन में, उनको भी आपको परखना होगा, ठीक है। आपको ये तो पता होना चाहिए भाई हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर तो है ही है, इसके अलावा सामाजिक स्तर क्या है उनका, सामाजिक स्तर पर उन्हें न्याय मिल रहा है, न्याय तक पहुंच है उनकी या नहीं है, ठीक है। तो ये भी जरूरी है, लेकिन अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ठीक है, यहाँ पर यही सब बातें लिखी गई हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा सेकंड पॉइंट और ये सब बातें समझ ली होंगी, ठीक है। अब विकास नीतियाँ जो रही हैं इनका एक मूल्यांकन किया गया है, किस तरह से मूल्यांकन किया गया है वही सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। देखिए लिखना नहीं है पॉइंट यहाँ पर, वो जो आप अभी पूर्व में आप पॉइंट पढ़ कर आए थे वही सारे पॉइंट यहाँ पर हैं, ठीक है। वही पॉइंट है यहाँ पर, कोई यहाँ पर नया पॉइंट नहीं है। कुछ पॉइंट हैं जैसे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान वर्तमान में गरीब क्यों होता जा रहा है वो बताया गया है यहाँ पर। तो हेडिंग आप डाल लेना कि विकास नीतियाँ एक मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन का कर लेते हैं, कैसे कैसे मूल्यांकन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ सुधार कार्यक्रम जो थे, ठीक है, कि वो चीन में 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में और भारत में 1951 में स्टार्ट हुए, ठीक है। इन सभी देशों ने अपने अपने तरीके से विकास प्रक्रिया को शुरुआत किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चीन के पास कोई बाध्यता नहीं थी, यानी चीन के पास कोई आर्थिक संकट नहीं आया था जिसके फलस्वरूप उसने ये आर्थिक सुधार अपनाए। चीन ने अपने ये आर्थिक सुधार जो अपनाए थे वहाँ के जो माओ नेता थे, यानी कि माओवाद वाले जो समर्थक थे, उनके दबाव में अपनाए थे। माओवाद एक तरह से आप मान सकते हैं नक्सल विचारधारा, यानी वामपंथ वाली विचारधारा, ठीक है। यानी हमें तीव्र विरोध के साथ हमें जो है हमें यहाँ पर कोई परिवर्तन लेकर आना है, ठीक है। यानी माओवादी बोल सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो इन्होंने जो अपने परिवर्तन किए थे वो माओवाद विचारधारा के फलस्वरूप किए थे, माओवाद विचारधारा के प्रबल दबाव के फलस्वरूप यहाँ पर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई सेकंड पॉइंट कि चीन को इन्हें प्रारंभ करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई बाध्यता नहीं थी जैसे भारत के और पाकिस्तान को थी। यानी भारत और पाकिस्तान पर तो बाध्यता थोप दी थी IMF ने, ठीक है, विश्व बैंक ने कि आप अपने यहाँ भाई आर्थिक सुधार करेंगे ही करेंगे। चाइना पर नहीं थी, चाइना ने तो अपने हिसाब से किया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि व्यापक भूमि सुधार, सामुदायिकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड और अन्य पहलुओं के बाद भी 1978 में प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन उतना ही था जितना 1950 के मध्य तक चाइना में। तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। चाइना के बारे में बताया गया है कि चाइना में ये सब चीज़ें हुई उसके बाद भी इतना ही था, इसलिए उन्होंने आर्थिक रूप से सुधार किए, ठीक है। बड़े बड़े उद्योगों के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर प्लानिंग की, ठीक है। तो वही सब बातें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कम्यून प्रणाली अपनाई। कम्यून प्रणाली के तहत इन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ विकेंद्रीकृत शासन की व्यवस्था का प्रयोग किया, जिसके जरिए क्या हुआ, छोटे छोटे भूखंडों पर किसके लिए व्यक्तियों को आवंटित किए गए। इससे क्या हुआ कि लोग बड़ी संख्या में समृद्ध बन गए, ठीक है। तो ये सब सुधार जो थे वो चाइना को कहीं ना कहीं समृद्ध बना पाए। तो यहाँ पर लिख लेना इसी में सेकंड का सब पॉइंट करके, ठीक है, कि व्यापक भूमि सुधारों, सामुदायिकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड और अन्य पहलुओं के बाद भी 1978 में प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन उतना ही था जितना 1950 के दशक के मध्य में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसी में लिख लेना कि आधारिक संरचना में सुधार, यानी आधारिक संरचना में, ठीक है, सुधार के फलस्वरूप, ठीक है, सुधार के फलस्वरूप सामाजिक और आय संकेतकों में निश्चित रूप से सुधार हुआ था, ठीक है। यानी इन्होंने जब से अपनी आधारिक संरचना में सुधार किया, यानी जैसे भूमि सुधार किया, दीर्घकालिक विकेंद्रीकरण योजना अपनाई, तो इनके यहाँ फिर इनके सामाजिक सुधार हुए, तो आय संकेतक में सुधार हुआ, सामाजिक जो जीवन था उसमें सुधार आया, ठीक है। वही बात यहाँ पर दोहराई गई है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर सब पॉइंट भी लिखना है, यहाँ पर सब इन्होंने कम्यून प्रणाली अपनाई, ठीक है।
कम्युन प्रणाली के जरिए क्या हुआ, समतापूर्ण यहाँ पर वितरण हुआ खाद्यान्न का, सभी को खाद्यान्न मिला। समाजवादी प्रणाली के तहत ही एक तरह से खाद्यान्न सबको जो है यहाँ पर मिला। तो सेकंड का पहला सब पॉइंट, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट और सेकंड का थर्ड सब पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, लिख लेना कि कम्यून व्यवस्था के कारण खाद्यान्नों का अधिक समतापूर्ण वितरण था यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने विकेंद्रीकृत शासन का प्रयोग किया। ठीक है, और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागतों की सफलता, ठीक है, जिससे कि इनका आकलन किया जा सके। ठीक है, यानी कि इन्होंने किसका किया, विकेंद्रीकृत शासन का प्रयोग किया, या लिख लेना इसमें। ठीक है, यानी चौथा पॉइंट ये, विकेंद्रित शासन के प्रयोग के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागतों की सफलता, ठीक है, का इन्होंने मूल्यांकन भी किया। इससे क्या हुआ, जैसे छोटे छोटे भूखंड थे, इनमें कृषि व्यवसायियों को जब दे दिए गए तो बड़ी संख्या में लोग समृद्ध बन गए। ठीक है, यानी उन्होंने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में ये सब चीज़ें अपनाई, तो क्या हुआ कि इनके छोटे छोटे भूखंड जो थे उन्होंने कृषि व्यक्तियों को जब दे दिए तो वो बहुत बड़ी संख्या में समृद्ध बन गए। ये लिख लेना। ठीक है, ये लिख लेना पूरा पॉइंट, चौथा सब पॉइंट। तो ऐसे करके चाइना की वृद्धि कैसे हुई वो आपने देख ली। ठीक है, देखिए भारत को जोर यहाँ पर इसलिए नहीं दिया गया कि भारत के बारे में आप पिछले 9 अध्यायों में पढ़ चुके हैं। 9 के 9 अध्यायों में भारत के बारे में ही आप पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए भारत के बारे में यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से संबंधित आंकड़े बहुत सकारात्मक रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर निर्धनता बढ़ रही है। ठीक है, निर्धनता बढ़ने का मतलब यही है कि भाई अप्रत्याशित रूप से जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या समृद्धि दर बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर ग्रो हो रही है, तो ज़्यादा गरीबी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट। यद्यपि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से संबंधित आंकड़े सकारात्मक रहे, लेकिन ठीक है, लेकिन वहाँ निर्धनता बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन वहाँ निर्धनता बढ़ रही है, ये लिख लेना ऐसे करके। इसी में लिखेंगे यहाँ पर थर्ड का सब पॉइंट। 1960 के दशक में यहाँ पर निर्धनों का अनुपात 40% था जनसंख्या का, जो कि 1980 के दशक में गिरकर 25% हो गया। ठीक है, और 1990 के दशक में ये फिर से बढ़ने लगा। ठीक है, 1990 के दशक में ये फिर से बढ़ने लगा, ये लिख लेना आप। ठीक है, ये आपका थर्ड का पहला सब पॉइंट है। देखिए यहाँ पर जो विद्वान हैं, विद्वान ये मानते हैं कि भाई पाकिस्तान की कुछ नीतियां हैं जिनकी वजह से वहाँ पर अर्थव्यवस्था उनकी अस्थिर है और वहाँ पर जो गरीबी है वो बढ़ती जा रही है। तो सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, विद्वान ने उन्होंने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर की कमी और निर्धनता का पुनः, यानी कि निर्धनता के आविर्भाव के ये कारण बताए। कौन कौन से कारण बताए? इसका पहला यानी कि सेकंड सब पॉइंट का सब पॉइंट का कि कृषि समृद्धि और खाद्य पूर्ति, ठीक है, ये तकनीकी परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित ना होकर अच्छी फसल पर आधारित थे। ठीक है, यानी कि इनकी कृषि समृद्धि और खाद्य पूर्ति जो होते वो टेक्निकल इन्होंने चेंजेस नहीं किए, तकनीकी परिवर्तन नहीं किए, बल्कि संस्थागत जो प्रक्रियाएं थी, ठीक है, इन पर इन्होंने ना होकर इन्होंने अच्छी फसल पर आधारित होकर ये किए। ठीक है, यानी अच्छी फसल हो रही है वहाँ पर इन्होंने तकनीकी परिवर्तन कर दिए। ठीक है, ये समूचे रूप में नहीं किए, इन्होंने समग्र रूप में तकनीकी परिवर्तन नहीं किए। यानी इन्होंने ये देख लिया कि भाई जहाँ जहाँ क्षेत्रों में अच्छी फसल हो रही है वहाँ पर इन्होंने तकनीकी रूप से समृद्ध बना दिया उन्हें, और जहाँ पे अच्छी फसल नहीं हो रही है वहाँ पर उन्होंने जोर ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये कारण ये रहा सबसे बड़ा कारण। दूसरी बात ये थी, पाकिस्तान आप जानते ही होंगे कि शुरुआत से जब से भारत के साथ आज़ाद हुआ है, यानी भारत के साथ ही से आज़ादी मिल गई थी। आज़ादी क्या मिली है भाई, ज़बरदस्ती छीन लिया गया बाहर से ये। ठीक है, तो उसके बाद सबसे बड़े इनमें एक कहते नहीं है, एक मूर्खतापूर्ण जो है नालायक हरकतों में ये माहिर रहे हैं, यानी हमेशा बाहर से तुलना करते हैं, और बाहर से तुलना करने के चलते चलते क्या करते हैं लोग, ये अंधाधुंध कर्ज लेते हैं। तो खास अब पॉइंट यही है कि पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्य पूर्व में काम करने वाली ये इन सब से आती है। ठीक है, और इनके अलावा भी पाकिस्तान क्या करता है कि एक और विदेशी ऋणों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है, और दूसरी ओर पुराने ऋण चुकाने की यहाँ पे कठिनाई बढ़ती जा रही थी, इसलिए यहाँ पर जो है पाकिस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही है। खा पॉइंट में यहाँ पर लिख लेना ये वाला कि एक और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ से लेकर खा पॉइंट यहाँ लिख लेना। यानी पाकिस्तान देख रहे होंगे वर्तमान में कि कोरोना की त्रासदी में भी उसे लोन चाहिए, हर जगह लोन चाहिए उसे। ठीक है, यानी कि जंग भी लड़ेंगे, भीख मांग मांग कर जंग लड़ते हैं उनसे। ठीक है, जीत पाते नहीं है, हर बार मुँह की खा के जाते हैं, लेकिन फिर भी तुलना भारत से करते हैं। ठीक है, यानी उसकी नीतियाँ ही गलत है। नीतियाँ, उसकी मन में जो जहर भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं, मैं तो मानता हूँ एक बार लड़े तो झंझट ही खत्म हो जाए, पाकिस्तान का नामो निशान ही मिटा देंगे भारत वाले। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो हल्का हल्का करके अमेरिका वाला धकेलता जाता है उन्हें कि आप ये करो वो करो। ठीक है, तो इस चक्कर में पाकिस्तान जो रण में और ग्रसित होता चला जा रहा है। ठीक है, यानी बाहर से तुलना करने के चक्कर में ग्रसित होते चले जा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत से तो वो सपने में भी नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी तुलना करते हैं, इनकी एक मूर्खतापूर्ण स्थिति है, आप देखते होंगे। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान जो है दिनों प्रतिदिन गरीब होता चला जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर कहा गया है पाकिस्तान की जो समृद्धि दर के बारे में कि 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 2015-16 में जो घरेलू उत्पाद है इनका 4.7% की वृद्धि दर जो दर्ज की गई, ठीक है, और जो कि 8 वर्षों की तुलना में अधिक रही यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये पाकिस्तान के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। अब देखिए ये पॉइंट कौन सा आएगा आपका, चौथे का सेकंड सब पॉइंट, चौथे का थर्ड सब पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना चौथे का थर्ड सब पॉइंट करके कि 2016-17 की रिपोर्ट में वर्ष 2015-16 में जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद बार बार ना लिख के जीडीपी लिख दिया कीजिए, जीडीपी में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई जो कि पिछले 8 वर्षों में सबसे अधिक थी, ठीक है। वहीं कृषि क्षेत्र में विकास दर संतोषजनक और औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में विकास दर 6.8 और 5.7% रहा। ये लिख लेना आंकड़ा, ठीक है, ये आंकड़ा आप लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही बात यहाँ पे कहिए, निष्कर्ष क्या निकला है। निष्कर्ष भारत के परिप्रेक्ष्य में निकला है कि भारत में जनसंख्या क्यों गरीब होती चली जा रही है, भारत में आर्थिक सुधार जो हमने उठाए वो अल्प क्यों साबित हो रहे हैं। उन सबका कारण ये है भारत की राजनीति, यानी भारत की राजनीति इतनी ज़्यादा दूषित हो चुकी है कि हमारे जितने सुधार रहे, जितने उपाय रहे, वो कहीं ना कहीं प्रभावी नहीं हो पाए, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देखते होंगे भारत के बारे में एक कॉमन चीज़ तो आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, और किसी पार्टी से भी बिलोंग करते हो, किसी पार्टी की विचारधारा से बिलोंग करते हो, ये मानते भी होंगे, ठीक है। आप ये देखते होंगे कि जब चुनाव आने वाला होता है, यानी इलेक्शन आने वाला होता है, तभी हमारे यहाँ योजनाएं लॉन्च होती हैं, धड़ाधड़ जॉब वगैरह ये सब। इलेक्शन जब नियर बाई होता है उसी से पहले याद आती है, इलेक्शन के 1.5 साल पहले या 2 साल पहले। ये जो चीज़ है ना हमारे यहाँ, ये जो प्रक्रिया, ये मानसिकता जो है, यही हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ठीक है। यानी जो लोग इलेक्शन के लिए नौकरियां निकालते हैं, इलेक्शन के लिए जो है तमाम योजनाएं लॉन्च करते हैं, ये जो प्रक्रिया है यही देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और ये लगभग सभी पार्टियों की ये प्रक्रिया है, यानी चुनाव से पहले धड़ल्ले से वैकेंसियाँ निकालो, जॉब भरो, ठीक है, योजनाएं दो किसानों को, ये लाभ दो, वो लाभ दो, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बहुत सारी योजनाएं जो होती हैं वो अधर में रह जाती हैं, बहुत सारी जो प्रक्रियागत नीतिगत ढांचे होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि चुनावी वायदों में, चुनावी फायदे के चक्कर में लोग जो ये भूल जाते हैं अल्प उद्देश्य के तहत कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। उन्हें वहाँ पर जो है मोमेंट्री तो वहाँ पर उन्हें लाभ मिल जाता है, क्षणिक लाभ तो वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, लेकिन भविष्य उनका कितना अंधकार में हो रहा है वो इस बारे में नहीं सोच पाते हैं। और यहाँ पे भारत में आप प्रवृत्ति आप अक्सर जानते होंगे कि चुनाव से पहले आप सुनते भी होंगे कि भाई अब तो फलाने स्टेट में चुनाव आने वाले हैं, जॉब की प्रिपरेशन में लग जाओ, जॉब निकलेंगी, वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो ये जो हमारी मानसिकता है ये कहीं ना कहीं कारगर नहीं है। अगर हम एक नियमित रूप से जॉब निकालें तो जॉब की किल्लत ही नहीं होगी, नियमित रूप से योजनाएं लाएं तो ये बार बार आर्थिक ढांचा जो है हमारा बिल्कुल लचर होता जा रहा है, वो लचर नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं भारत में हर चीज़ राजनीतिकृत है, इस बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, और सभी पार्टियों की एक ही दशा है। आप ये नहीं कह सकते फलानी पार्टी सही है, फलानी अच्छी है, सभी पार्टियों की एक ही दशा है, क्योंकि लोग तो वही हैं। यानी आज एक व्यक्ति है वो किसी एक पार्टी में शामिल है, कल वो निकल कर दूसरी में चला गया, ठीक है, व्यक्ति तो वही है, यानी कि पार्टियां तो चेंज कर रहे हैं, पार्टियों के नाम चेंज हो गए हैं, ठीक है, व्यक्ति तो वही है, यानी कोई नए व्यक्ति तो उसमें नए चेहरे तो आए नहीं, ठीक है, चेहरे तो वही हैं। एक ने फलानी पार्टी छोड़ दी दूसरे में आ गया, ठीक है, दूसरे ने ये पार्टी छोड़ दी उसमें आ गया, और ये चीज़ आप ये पर पार्टी आप जानते ही अच्छे से, ठीक है। तो परिवर्तन कहाँ से आ जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आपका क्लास 11th वाली बुक जो है भाई ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। देखिए मुझे कुछ लोगों के कमेंट लगातार मिलते हैं, कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं सर आप पूरी किताब उतरवा देते हो। तो महानुभाव मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा, मैं आपको पूरी किताब नहीं उतरवा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको कोई पूरी किताब नहीं उतरवा देता हूँ। अगर आपको ये लगता है मैं पूरी किताब उतरवा देता हूँ तो आप खुद से बैठा करो और खुद से नोट्स बना लिया करो, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आप मुझे बताने आ रहे हो बार बार, और मेरे एक वीडियो पे नहीं बताते हो, आप 10 वीडियो पे बताते हो, इसका मतलब तो मैं ये समझता हूँ आप नोट्स खुद भी बना रहे हो, ठीक है। और फिर नोट्स बनाते टाइम पे एक यानी आलस्यपूर्ण बात क्रिएट होती है आपके सामने। आलस से ये क्रिएट होता है कि भाई मैं नोट्स देता नहीं हूँ, अगर मैं अपने खुद के नोट्स देने लगूँ इतने सब लिखे हुए तो सब बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेंटलिटी में समझता हूँ आपकी जो मानसिकता है, आप जो बार बार कहते हो सर आपके जो नोट्स हैं वो बहुत किताब उतरवा देते हो, पढ़ने में समझ में नहीं आते। समझ में सबको आते हैं, समझ में नहीं आ रहे होते तो आप ये हर वीडियो में मुझे कमेंट करके कहते हो, यानी सेम बंदे भाई कमेंट करके कहते हैं सर जो है नोट्स पूरी किताब उतरवा दी आपने, फिर भी आप पढ़ने आ गए, आप खुद के नोट्स बना लो, ठीक है। आपके सामने तो विकल्प है, मैं विकल्प दे रहा हूँ, आप खुद नोट्स बना सकते हो, ठीक है। यानी आप समरी यहाँ पे समझ लो मेरे द्वारा और नोट्स खुद बना लो, जरूरी थोड़ी ना मेरा बताया हुआ लिखो यहाँ पर, ठीक है। आपके पास आपकी इच्छा रह गई है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। चलिए जो भी जिनकी मानसिकता है उन्हें बदल नहीं सकते, ठीक है। मैं सबसे यही आशा करता हूँ, देखिए आप लोग फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ये लाइन कि देखिए नोट्स अपने हमेशा बनाएं, ठीक है,
क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो आपको एग्जाम विजयी करवाने में वही सबसे बड़े आपके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, आप लेक्चर कितना भी प्रभावशाली सुन लें, आप मेरे हजारियों लेक्चर सुनेंगे, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम के टाइम पे हजारियों लेक्चर याद नहीं आ पाएंगे। ठीक है, हजारियों लेक्चर में क्या क्या कंटेंट दिया याद नहीं आ पाएगा, लेकिन हजारियों लेक्चर का जो कंटेंट होगा अगर आप उसको नोट्स के वे में लिख लेंगे तो यकीन मानिए आप एग्जाम के टाइम में सब कुछ रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपकी यहाँ पर ये बुक जो रही वो समाप्त हो चुकी है क्लास 11th की। इसके बाद क्लास 12th में आपकी 2 बुकें हैं। ठीक है, माइक्रो मैक्रो करके, तो दोनों बुकों पर हम फोकस करेंगे अब इसके बाद। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।